हाय बच्चों, और आ गया हूँ मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स चैप्टर चल रहा है और अभी तक 6 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, जिसमें बहुत कुछ मैंने अपलोड कर दिया है और उम्मीद है आपने देखे होंगे, समझे होंगे। नहीं है तो आप इस वीडियो के साथ में मैं उनका लिंक दूंगा और वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलेंगे सीधा सीधा, ज़्यादा बात ना करते हुए। ला सातेलिए के नियम के अनुप्रयोग। ला सातेलिए का नियम कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको, और आज उसके कुछ भौतिक साम्य पर क्या अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशंस उसके हैं, वो हम देखते हैं। केमिकल वाले एग्जांपल्स मैंने कल ले लिए थे और आज है फिजिकल वाले। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला मैं ले रहा हूं कि बर्फ एवं जल के मध्य साम्य पर ताप एवं दाब के प्रभाव को समझाना है। बर्फ और जल के मध्य साम्य यानी कि बर्फ के गलनांक पर जो होता है जल और बर्फ के बीच में एक साम्य स्थापित रहता है। जिस दर से बर्फ जल में कन्वर्ट होती है, जल भी उसी दर से बर्फ में कन्वर्ट होता है। तो अब इस अवस्था पर इस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए पहले वो देखते हैं। पहला हम देख रहे हैं दाब का प्रभाव। देखिए, ला सातेलिए का नियम ये कहता है कि दाब बढ़ाने पर किसी भी सामान्य निकाय का अगर प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, दाब अगर हम बढ़ा रहे हैं, तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है, अर्थात उस क्रिया की दर बढ़ना शुरू होती है जहां आयतन में कमी हो रही हो। अब यहां कहां कमी है समझ नहीं आ रहा है। बर्फ है, पहली रिएक्शन हो रही है, बर्फ से जल बन रहा है, दूसरी रिएक्शन है, जल से बर्फ बन रहा है। तो कहां इसमें आयतन में कमी हो रही है ये समझते हैं। देखिए, जल की किसी भी मात्रा का जो आयतन होता है, बर्फ की उसी मात्रा के आयतन से हमेशा कम होता है। नहीं है इसमें कोई बात नहीं। आइए आगे देखते हैं। मान लीजिए 5 किलो बर्फ लिया और आपने एक पात्र में या भगोनी में या किसी बर्तन में उसको रख दिया और वो बर्तन फुल हो गया, ठीक है ना। लेकिन जब उसी बर्तन को हम गर्म कर दें, बर्फ को गर्म कर दें, ठीक है ना। अच्छा, वो तो टेम्परेचर इफेक्ट हो गया, अभी प्रेशर वाला इफेक्ट देखते हैं। तो अगर उस बर्फ पर अगर हम प्रेशर डालते हैं तो प्रेशर डालने पर क्या होगा, बर्फ पिघलेगी, पानी बनेगा, जल बनेगा, और जल का जो आयतन आएगा वो आप हमेशा देखना कि जिस पात्र में बर्फ पूरी भरी हो, जल उतना पूरा भर के नहीं आता, उसका कुछ कम लेवल आता है। तो यानी कि बर्फ से जल बनने की क्रिया में क्या हुआ, आयतन में कमी हो गई। तो अगर मान लीजिए 5 किलो बर्फ आपने ली थी और एक पात्र में, एक भगोनी में रखा, उसको फुल था, तो डेफिनेटली जब आप बर्फ पिघलेगी तो वो हमेशा उस पात्र को फुल नहीं भरेगी, कुछ ना कुछ खाली जरूर रहेगा, ठीक है। तो यानी बर्फ से जल बनने की जो क्रिया है वो हमेशा आयतन में कमी के साथ में होती है, ठीक। तो बर्फ से जल बनने की क्रिया आयतन में कमी के साथ बनी, तो अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तो बर्फ का पिघलना बढ़ जाएगा, यानी कि जल बनना बढ़ जाएगा। तो अगर हमें बर्फ को पिघलाना है तो प्रेशर कैसा रखना पड़ेगा, हाई रखना पड़ेगा। तो बर्फ से जल बनने की क्रिया जो है, तो देखिए ला सातेलिए का नियम क्या कहता है वो पहले हम यहां लिख के देते हैं। ला सातेलिए के नियम से दाब बढ़ाने पर कैसा लिखिए, साम्य निकाय, साम्य निकाय का
दाब बढ़ाने पर उस क्रिया की दर बढ़ती है जहां आयतन में कमी हो रही हो। ठीक है ना। तो बर्फ से जल बनने क्रिया में हमेशा आयतन में कमी होती है। बर्फ से जल, बल्कि ऐसा लिखे देते हैं, चलिए थोड़ा सा ऐसा लिखते हैं, जल की किसी मात्रा का आयतन हमेशा बर्फ की उसी मात्रा के आयतन से कम होता है। अतः दाब बढ़ाने पर बर्फ का पिघलना बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बर्फ से जब जल बन रहा है तो आयतन में कमी हो रही है, और लास्ट आते लिए के नियम ये कहता है कि दाब बढ़ाने पर उस क्रिया की दर बढ़ेगी जहां आयतन में कमी हो रही है, तो बर्फ का पिघलना यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब दूसरा इफेक्ट इसमें देता था हमें ताप का प्रभाव। क्या है भाई ताप का प्रभाव? ताप का प्रभाव भी देख लेते हैं। लास्ट आते लिए का नियम ये कहता है कि ताप बढ़ाने पर उस क्रिया की दर बढ़ती है जहां ऊष्मा का शोषण हो रहा हो, जहां ऊष्मा शोषित हो रही हो। तो हमेशा बर्फ से जल बनने की जो क्रिया है वो ऊष्मा के शोषण के साथ ही होती है। बर्फ जब ऊष्मा को शोषित करती है तभी वो जल में कन्वर्ट होती है। घर में भी देखा होगा, बर्फ अगर ली है आपने, अगर उसको कुछ देर ऐसा ही रखा रहने दिया जाए तो क्या करता है, वो अपने परिवेश से ऊष्मा एब्जॉर्ब करता है, परिवेश से ऊष्मा को ग्रहण करता है, बर्फ पिघल जाता है। या बर्फ को आप गर्म करिए जल बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ऊष्मा का अवशोषण। अच्छा, यहां पर एक चीज और थोड़ी सी आपको बता देते हैं। बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक, और जैसे हमने उसको गर्म करना शुरू किया है तो जल बनता है। लेकिन जल जब बनता है, बर्फ पिघल गई, जल जो बना है उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर आपने ज्यादा देर तक उसको गर्म नहीं किया, ज्यादा देर तक जैसे ही गर्म करोगे तो वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बर्फ पिघली और जल बना, उस जल का टेम्परेचर भी बर्फ के टेम्परेचर के बराबर ही होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो सवाल ये उठता है कि हमने तो उसको हीट दिया, गर्म किया, तो वो जल गर्म हो जाना चाहिए, तो लेकिन वो हीट चली कहाँ गई, कहाँ एब्जॉर्ब हो गई? एक्चुअली क्या है कि जब जल ठोस अवस्था में होता है, यानी बर्फ की अवस्था में होता है, तो उसके अणु काफी पास पास होते हैं। अणुओं के बीच में जो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, फंसे रहते हैं वो। और जब उनको हीट देते हैं तो अणुओं की हीट थोड़ी बढ़ती है और उनका इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे कि वो लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं। तो यानी जो हमने हीट दी है वो अणुओं की ऊर्जा को बढ़ाने में काम में आ गई, जिससे जल का टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता है और हमें नहीं पता लगता कि हीट हमने जो दी तो पानी गर्म क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो इस हीट को हम कहते हैं, जो कि अवस्था परिवर्तन में खर्च हो जाए, ठोस से जल की अवस्था में लाया ना, लिक्विड फॉर्म में लाया, तो अवस्था परिवर्तन में जो हीट खर्च होती है उसको हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। वो ऊष्मा गुप्त हो गई, पता नहीं लग रही कहां गई है। ठीक है ना, इसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा। तो आइए देखते हैं, तो थोड़ा सा कुछ उससे रिलेटेड टॉपिक था इसलिए मैंने
उसको बता दिया। आइए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं कि ताप का क्या प्रभाव होता है। तो ताप का प्रभाव हमेशा ऊष्मा के अवशोषण की दिशा में होता है। तो लास्ट अतेलिये का नियम कहता है कि ताप बढ़ाने पर उस क्रिया की दर बढ़ती है जहां ऊष्मा शोषित हो रही है। अब यहां कहां ऊष्मा शोषित होती दिख रही? तो देखिए, बर्फ है, बर्फ ने ऊष्मा को शोषित किया और तब ये पिघला और जल बना। तो इस प्रकार से अग्र डायरेक्शन में जाने पर ऊष्मा हमें शोषित होती हुई दिखाई दे रही है। तो यानी कि ताप अगर हम बढ़ा देंगे तो बर्फ का पिघलना बढ़ जाएगा। यहां पर लिख देते हैं ताप का प्रभाव कि ताप बढ़ाने पर बर्फ का पिघलना बढ़ जाता है। ये हो गया है बर्फ और जल के मध्य शाम के निकाय पर ताप और दाब का प्रभाव। तो दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, गैस एवं विलयन के मध्य साम्य पर दाब का प्रभाव। ये है गैस और ये है विलयन। तो गैस और विलयन के मध्य क्या प्रभाव पड़ेगा दाब? याद रखिए, गैस जब भी किसी विलयन में घोली जाती है तो हमेशा उसका आयतन कम होता है। यानी गैस से विलयन बनने की जो क्रिया है वो हमेशा आयतन में कमी के साथ में होती है। और लास्ट अतेलिये का नियम ये कहता है कि दाब बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है या उस क्रिया की दर बढ़ती है जहां आयतन में कमी हो रही हो। तो अगर किसी गैस पर हम प्रेशर बढ़ा दें तो उसका विलयन में घुलना बढ़ जाता है, यानी कि विलयनता उसकी बढ़ जाती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो गैस विलयन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो पहले इफेक्ट लिखते हैं, फिर कुछ और बात करते हैं। तो दाब का प्रभाव इस पर देखते हैं कि गैस जब किसी विलयन में घुलती है, विलयन में घुलती है तो उसका आयतन कम होता है। तो उसका आयतन कम हो जाता है। अतः दाब बढ़ाने पर गैस से विलयन बनने की क्रिया, विलयन बनने की क्रिया यानी कि गैस की विलयनता बढ़ जाती है। ठीक है, तो जैसे ही प्रेशर हम बढ़ाएंगे गैसों का लिक्विड में कन्वर्ट होना या गैसों का किसी विलयन में घुलना बढ़ जाता है। आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली होगी, देखी होगी। कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जब हम खोलते हैं तो अचानक से उसमें आवाज आती है फिश की, और साथ ही कुछ झाग भी रिलीज होना शुरू होता है। क्या होता है इसमें कोल्ड ड्रिंक में? कोल्ड ड्रिंक में एक्चुअली हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस जो है उस बोतल में भर दी जाती है। ठीक है, तो हाई प्रेशर पर वो लिक्विड में डिसॉल्व रहती है, और जैसे ही ढक्कन को हम खोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन जैसे ही हम खोलते हैं, यानी कि वो प्रेशर रिलीज हुआ, और जैसे ही प्रेशर रिलीज हुआ उस जल में जो घुली हुई CO2 है वो वापस एक्सपेंड होती है, और यानी कि उसका आयतन बढ़ता है और वो बाहर को निकलती है।
तो ये होता है कोल्ड ड्रिंक की बोतल में। इसी तरह से और भी है, सोडा वाटर की बोतल वगैरह है, और कुछ जो लिकर होते हैं पीने वाले, कुछ देखा होगा कहीं कहीं, तो जैसे ही उसको खोला जाता है, लोग पार्टियों में शैंपेन की बोतल खोलते हैं, शैंपेन की बोतल खोलते ही बहुत तेज झाग और बहुत दूर तक वो झाग जाता है। क्या होता है, उसमें भी गैस डिसॉल्व है, और जैसे ही ढक्कन उसका खोला गया, उसका प्रेशर कम हुआ और गैस बाहर निकलती है। ठीक है, तो यानी कि दूसरे शब्दों में हम जो कहना चाहते हैं कि हाई प्रेशर पर गैस लिक्विड फॉर्म में रहती है, या किसी लिक्विड में गैस की विलेयता ज्यादा रहती है। घरेलू गैस सिलेंडर भी आपने देखा होगा, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्यों कहा गया उसमें, क्योंकि जो हाई प्रेशर पर जो पेट्रोलियम गैस है उसको सिलेंडर में भर दिया जाता है, जिससे कि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट रहती है। आप कभी सिलेंडर को हिला करके देखिए तो वो हिलती हुई नजर आती है। सिलेंडर हिलेगा, अगर कुछ अनइक्वल जगह पर रखा हो तो आपको थोड़ी देर बाद हाथ से छोड़ने के बाद भी हिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें लिक्विड है। और जैसे ही हम उसका पिन दबाते हैं गैस का, तो क्या होता है की आवाज के साथ में गैस बाहर निकलती है। रीजन क्या है इसमें? रीजन केवल इतना है कि जो हाई प्रेशर पर गैस भरी हुई थी वो प्रेशर वहां से रिलीज हुआ, तो जो लिक्विड फॉर्म में गैस थी वो वापस गैस फॉर्म में हुई और एक्सपेंड हो जाती है। ठीक है ना, तो यानी कि गैस पर अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस की विलेयता बढ़ जाती है, या गैस विलयन में ज्यादा घुलने लगती है। ये हो गया है इसका भौतिक साम्य का सेकंड एग्जाम्पल। तो एक थर्ड एग्जाम्पल की तरफ और बढ़ते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि ठोसों की विलेयता। तो ठोस पदार्थों की विलेयता पर ताप का प्रभाव। अब ठोस पदार्थों की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है ताप का? तो ठोस देखिए दो तरह के होते हैं। एक होता है जो किसी जल में डाला जाए या किसी लिक्विड में डाला जाए तो वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो ऐसे पदार्थ जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, ला सातेलिए के नियम से अगर हम देखते हैं तो उनकी विलेयता बढ़ जाती है। जैसे कि ठोस पोटेशियम नाइट्रेट है, ठोस पोटेशियम नाइट्रेट, इसको अगर हम गर्म करते हैं, यानी कि इसको जब हम ऊष्मा देते हैं तो ये कन्वर्ट होता है लिक्विड विलयन पोटेशियम नाइट्रेट में। पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्मूला है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। तो वे पदार्थ जो जल में डाले जाने पर ऊष्मा को शोषित करते हैं, ताप बढ़ाने पर उनकी विलेयता बढ़ जाती है। एक लाइन बस इतना याद रखिए, बहुत है। वे ठोस जो जल में डाले जाने पर ऊष्मा को शोषित करते हैं, ऊष्मा को शोषित करते हैं, ताप बढ़ाने पर उनकी विलेयता बढ़ जाती है, उनकी विलेयता बढ़ जाती है। यानी कि ऐसे ठोसों की जो विलेयता है, घुलने की जो प्रक्रिया है, वो कौन सी हो गई? ऊष्मा शोषी क्रिया हो गई है। जब हम उनको टेम्परेचर देंगे, उनको गर्म करेंगे, तब उनकी विलेयता बढ़ेगी। ठीक है, तो कुछ ठोस जो कि जल में डाले जाने पर ऊष्मा को शोषित करते हैं, ताप बढ़ाने पर उनकी विलेयता बढ़ जाती है। या तो गर्म कर दें या उनको गर्म पानी में हम घोल दें तो ज्यादा मात्रा में ये घुलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी ठोस होते हैं जो जल में डाले जाने पर ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं, ऊष्मा को निकालते हैं।
ऐसे ठोसों का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उनको गर्म करेंगे या उनको गर्म पानी में डालेंगे तो क्या होगा, इसके विपरीत क्रिया होगी और उनकी विलेयता कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे चूना है, देखा होगा आपने कि चूने को जब हम जल में डालते हैं, ठोस चूने को जब जल में डाला क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो पानी गर्म होना शुरू हो जाता है और कुछ देर बाद तो उसमें बबल आना शुरू हो जाते हैं, उबलना शुरू हो जाता है वो, और उस कंडीशन में अगर कोई हाथ वाथ उससे टच हो जाए तो वो जल जाता है, बुरी तरह फफोला पड़ जाता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि वो ऊष्मा को उत्सर्जित कर रहा है। तो चूने के जल में घुलने की क्रिया है ऊष्मा क्षेपी क्रिया, ऊष्मा निकालेगा। तो चूना जो है वो ठंडे जल में ज्यादा घुलेगा देन द गर्म जल। ठीक है, क्योंकि गर्म जल में तो भाई ऊष्मा तो ऑलरेडी वो निकाल ही रहा है, और गर्म जल यानी ऊष्मा पहले से है, तो वहां ऊष्मा को वो शोषित नहीं कर रहा है, ऊष्मा नहीं शोषित कर रहा है, इसलिए उसकी विलेयता जो वहां पर कम हो जाएगी अगर हम गर्म पानी में उसको घोलते हैं। तो वे पदार्थ जो जल में या किसी विलयन अवस्था में जाने पर ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं, उनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। तो दूसरा पॉइंट इसका यही लिख देते हैं, वे पदार्थ जो जल में डाले जाने पर ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं, ताप बढ़ाने पर उनकी विलेयता घटती है, उनकी विलेयता घट जाती है। क्यों, क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी क्रिया है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, उदाहरण के लिए पहला एग्जांपल हमने ले लिया ठोस चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह लें उसको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, ठोस है, ठोस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब हम इसको लिक्विड फॉर्म में लाते हैं तो ये क्या हो जाता है, विलयन अवस्था में आ जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन। अब ये कैसी है, ये है ऊष्मा क्षेपी क्रिया। तो इसमें क्या है, टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का घुलना कम हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल इसी का है, कैल्शियम एसीटेट भी है या एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड है, कैल्शियम एसीटेट, ये सब क्या है, ये सब जल में घोले जाने पर ऊष्मा को उत्सर्जित करेंगे। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो इनकी विलेयता। तो ये हो गया है भौतिक साम्य पर ला साथी के लिए के अनुप्रयोग हमने कुछ देखे हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो देखते रहिए, और कहीं कुछ प्रॉब्लम है, नहीं समझ आता है, कमेंट्स कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराने की कोशिश कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर इसी तरह से फास्टली तेजी के साथ में वीडियो अपलोड कर सकूं। थैंक यू।